All right जी. So here is yeah, slides हैं जो मैं I will try my best. I will finish it. So let's review what we have done in the last lecture. हमने बेसिकली ये स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम किया था, ठीक है, और एवरीबॉडी कैन सी द स्क्रीन. यस सरफराज. ओके जी. बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें ये ना कोई स्टॉक है, उसके ऊपर उसके डिफरेंट रेट है जिसमें उतार चढ़ाव आया हुआ है. ये पहले दिन जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज खुली उस दिन 100 रुपीज थी, फिर 113 रुपये हो गई, फिर 110 रुपये हो गई, और इस तरह से इसकी प्राइसेस कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रही है. ठीक है. सवाल ये था कि यू वांट टू इन्वेस्ट, ठीक है, और एंड यू वांट टू बाय, यू नो, यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट. हाउ कैन यू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट? कि अगर मैं आपको एक दफा बाय करने की इजाजत दूं और एक दफा बेचने की इजाजत दूं, ठीक है. और बेसिकली आइडिया ये था, जो मसला हमें जमील ने सोल्यूशन पेश किया था वो ये था कि मैं सबसे लोएस्ट प्राइस पे बाय करता हूँ और हाईएस्ट प्राइस पे बेच देता हूँ, ठीक है. उसमें मसला ये है कि बेसिकली हो सकता है कि जो आप लोएस्ट पे बाय कर रहे हैं हाईएस्ट पहले ही आ चुका हो, तो ये आइडिया हमारा फेल हो गया था, ठीक है. अब फिर हमने क्या कहा था यार कि असल में जो इंटरेस्टिंग बात है ना वो ये नहीं है कि प्राइसेस किस तरह बदल रहे हैं, यानी पहले क्या प्राइस थी, फिर क्या प्राइस होगी, फिर क्या प्राइस होगी. आई थिंक द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि basically what we can do is basically we can convert this prices chart into another array which will be कि basically ये changes क्या क्या आ रही है, ठीक है. And basically what I'm interested in is finding the sub array which has, so ये basically change आई है 100 से 113 पे चेंज हो गई, फिर 113 से 110 पे चेंज हो गई, 110 से 60 85 हो गई, तो ये तुम्हें और लॉस हो गया 36 रुपए का, और इस तरह से प्राइसेस आपकी जो है वो कम होती जा रही है. सो हमने कौन सा सवाल सॉल्व किया था? ये हमने कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इसको देखिए. सरफराज सब एरे में से मैक्सिमम निकालने का, राइट और लेफ्ट. क्या दोबारा बोलो. हमने ऐसी मैक्सिमम सब अरे निकालनी है सब एरे निकालनी थी जिसका सम जो है वो मैक्सिमम, ऐसी सब अरे निकालनी थी जिसका सम मैक्सिमम. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम देखें तो बेसिकली मेरे ख्याल में यहाँ से लेकर यहाँ तक सोल्यूशन मैक्सिमम बनता है. 18 और 20 कितना हो गया मेरे ख्याल में, दैट्स द मैक्सिमम प्रॉफिट वी कैन. नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है. 18 और 20 करें तो कितना हो जाएगा 38, -7 करें तो -31 हो जाएगा. 31 में 12 ऐड करें कितना हो जाता है? 31 में 12 ऐड करें कितना बन जाता है? 43. This is the maximum solution. This is the maximum solution. Okay. So I think यहाँ पर आप खरीदेंगे और यहाँ पर आप सेल करेंगे, और ये मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम ये है, ठीक है. तो जमील का जो आइडिया था वो नहीं चल सका. तो सवाल ये था कि ये कैसे निकालें, दैट्स द क्वेश्चन. मैक्सिमम सब अरे कैसे निकालें, और उसके लिए जो हमने आइडिया किया था वो हमने पहले एक क्विज दिया था, और उसमें क्विज में हमने प्रॉब्लम्स किया था कि पहले तो हमने ब्रूट फोर्स लगाया कि हमने कहा हम सारी सब अरेज निकाल लेते हैं और उन सम निकालेंगे, जिसका सम सबसे मैक्सिमम आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है. ईशान इधर है? नहीं है. दिस इज क्वाइट डिस्टर्बिंग. ओह गुड 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 गुड. अच्छा जी, तो हमने बेसिकली जब इसको सॉल्व किया था तो उसमें हमने कहा था कि हम एक एसआई, सो बेसिकली हम एक एसआई रखेंगे और एक, तो ये हमारे पास ये अरे दी हुई है, ठीक है, ये अरे दी हुई है. तो बेसिकली व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज, हमने पहले इसको सॉल्व किया था कि हम एक फॉर लूप लगाते हैं, एक एसआई रखते हैं, ठीक है, और इसी तरह से एक फॉर लूप लगा के एक ईआई रखते हैं जो कि एसआई से लेकर साइज तक जाता है,
ठीक है, और हम बेसिकली इसका सम निकालते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं इसका सम, अगर इसका सम मैक्सिमम से ज्यादा है तो बेसिकली इस मैक्सिमम को अपडेट कर देते हैं। अब सम निकालेंगे हम किसका, इस अरे का, जो हमने चेंज की अरे निकाली, लेट मी कॉल दिस सी, और इसमें हम एस आई से लेकर ई आई तक सम निकालते हैं, और हम देखते हैं कि अगर ये सम जो है, इफ दिस सम इज, इफ मैक्स इज लेस देन दिस सम, तो हम मैक्स को अपडेट कर देते हैं, मैक्स विल बी अपडेटेड, ठीक है। ये हमने, और बाय द वे हम बुक कीपिंग के थ्रू हम इस एस आई और ई आई को भी सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी और सी की अरे थी, ठीक है। तो 1 to साइज की बात कर देते हैं, और ये हमारी SI to साइज की बात कर देते हैं। रही इस एल्गोरिथम की कंप्लेक्सिटी थी वो कितनी थी, इस एल्गोरिथम की कंप्लेक्सिटी कितनी थी? थी हाँ, n स्क्वायर n क्यूब थी। कैसे? क्योंकि वो दोबारा सम भी कैलकुलेट करता है, क्योंकि ये जो सम निकालता है, दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि उसे बेसिकली इस SI से लेकर EI तक सम निकालना पड़ता है। दिस half of the time this will be, this range will be more than n/2, and और ऊपर वाला लूप जो है वो 1 से लेकर n तक चल रहा है, ये भी तकरीबन n स्क्वायर दफा चल रहा है, तो बेसिकली n स्क्वायर इनटू half of the time n/2 से greater than होगी, and that is why this will become O of n, ठीक है, just too much। फिर हमें ज़ीशान ने एक बड़ा खूबसूरत आइडिया दिया था, और उसने कहा था कि ऐसा करते हैं, यहीं पर एक सम बना लेते हैं, क्या दोबारा सम निकालते हैं, बाहर में जाइए, फंक्शन को उठा के बाहर फेंकते हैं। और इसने कहा कि लेट्स नॉट डू दिस, हमने ये बेसिकली ये लूप लगाना ना, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ से इसको निकाल देते हैं, और बेसिकली ये जो ith इंडेक्स आ रहा है वो हम सम में इक्यूमुलेट कर देते हैं, बेसिकली सी के अंदर हम EI इंडेक्स जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है, और इस सम को इससे कंपेयर कर देंगे। नाउ देयर इज नो नीड टू कॉल दिस सम फंक्शन, ठीक है। इससे ड्रास्टिकली एक एडवांटेज ये हुआ कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो n क्यूब से n किस पे आ गई, n स्क्वायर पे आ गई, ये बात सुने। सो वी रिड्यूस्ड आवर, सो फर्दर इम्प्रूव्ड, और हमने से किस पे कन्वर्ट कर दिया था, improved to O of n square. And then the question was, तो बेसिकली हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, पहले हमने n क्यूब अलगो देखा, फिर हमने n स्क्वायर अलगो देखा, ठीक है। And then the question was, can we do further better, can we even do better, ठीक है, and the answer was yes। फिर हमने एक क्विज किया था, और क्विज बेसिकली क्या था, क्विज हमने कहा था बेसिकली कि ये आपको एक अरे दी हुई है, आपको एक अरे दी हुई है, अगेन यही अरे, और आपने एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, ये अरे आपको पास होगी। अब हमने लिखना ये है कि इंट मैक्सिमम सब सम, ठीक है, और इसमें बेसिकली ये सी की अरे पास होती है, उससे प्राइस बढ़ गई हूँ, ठीक है, ले लें। आपने एक SI पास हो रहा है, EI पास हो रहा है, और ये हमने कहा था लेफ्ट एंकर्ड, ठीक है। लेफ्ट एंकर्ड में हमने क्या किया, हमने SI से लेकर EI तक हमने सम निकालना है, और ये हमें मैक्सिमम स्टार्टिंग इंडेक्स देगा और मैक्सिमम एंडिंग इंडेक्स देगा, इसका 1%, और बेसिकली ये हमने कुछ सॉल्व किया था, और इसका काम ये कि फंक्शन रिटर्न करे, एक समेशन रिटर्न करे, और बेसिकली ये हम O of n में कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने O of n में कैसे सॉल्व किया था कि बेसिकली पहले हम लेफ्ट एंकर्ड, हमें लेट से SI हमारा ये इंडेक्स, ठीक है, ये हमारा कोई SI ये इंडेक्स था, तो हमने कहा है कि SI से लेकर इस EI तक हमें मैक्सिमम सब अरे बता दो। क्या करते हैं, पहले हम इसका सब निकालते हैं, फिर हम इसका सब निकालते हैं, फिर हम इसका सब निकालते हैं, फिर हम इसका सब निकालते हैं, तो बेसिकली यही लूप एंड तक चलाते हैं, और कहते हैं किसका मैक्सिमम सम आता है, जिसका मैक्सिमम आता है वो रिटर्न करा दें, ठीक है। तो वो हम SI हमेशा हमारा MSI हमेशा ऐसा ही होगा,
और जो MEI है वो हमारा क्या होगा, जो बेसिकली हमारा आखिरी मैक्सिमम निकलेगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली इसको हमने लेफ्ट एंकर्ड हमने किया था, फिर इसी तरह हमने राइट एंकर्ड किया था। और राइट एंकर्ड में और इसमें फर्क क्या था? राइट एंकर्ड में हमारा लूप SI से EI जाने के बजाय EI से EI को हमने फिक्स रख दिया था और SI को हम छोटा कर दिए थे। एग्री? Everybody understand? हाँ, ये बंद कर लो प्लीज। ये किसका चल रहा है? अबीद। ओके, अच्छा, ये हमने बेसिकली मैक्सिमम सब अरे राइट एंकर निकाला था और फिर हमने मिडल एंकर की बात की थी। ठीक है, और मिडल एंकर पे हमने कैसे निकाला था? तो मिडल एंकर, जब मिडल एंकर की बात करते हैं तो मिडल एंकर में हमने बेसिकली क्या किया था? हमने बेसिकली ये अरे दी हुई है, ठीक है। तो हमने अगर मिडल एंकर निकालना था तो मिडल एंकर में बेसिकली हमें यहाँ पर मिडल इंडेक्स ही पास होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली ये मिडल इंडेक्स है, इधर से यहाँ की निकालते हैं मैक्सिमम, यहाँ के निकालते हैं मैक्सिमम, और जो यहाँ से इन दोनों, ये पहले वाला ये दूसरा वाला कॉल करेंगे लेफ्ट इधर के लिए, इधर वाला कॉल करेंगे पहले के लिए, और इसमें से जो मैक्सिमम आएगा इन दोनों को हम ऐड करेंगे और ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये मैक्सिमम सब अरे मिडल एंड आप मिस कर चुके हैं। ठीक है, प्लीज डू दैट, अदरवाइज यू विल मिस इट, यू विल गेट सम। The idea behind divide and conquer. Divide and conquer की जो स्ट्रेटजी है वो ये कहती है कि what we will going to do is we will going to so present review, और यहाँ से हम अपना पेन लेते हैं। Basically the idea is we will break our problem into sub problems। ठीक है, और हर जो सब प्रॉब्लम होगा वो स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ द सेम प्रॉब्लम होगा। ठीक है, and what we're going to do is we'll recursively call the sub problem। अब ये जो रिकर्सिव प्रॉब्लम्स हैं इनका सॉल्यूशन कौन लेके आएगा? बाबा जी। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है वो बाबा जी लेके आएंगे। ठीक है, या इसको हम कह दें कि ये रिकर्जन लेके आएगी। ठीक है, डज इट मेक सेंस? इसका सॉल्यूशन जो रिकर्जन लेके आती है, उसके बाद बेसिकली हम क्या करते हैं, जो उसके छोटे छोटे सॉल्यूशंस आ गए हैं उस पे हम क्या करते हैं, हम कंबाइन ऑपरेशन करते हैं। That's the idea behind divide and conquer. Everybody understand? ठीक है, so the thing is इसी आइडिया को यूज करते हुए हमने बेसिकली ये हमने स्ट्रेटजी बनाई, और स्ट्रेटजी क्या थी कि हम कहेंगे कि हाँ भाई ऐसा करते हैं, इस अरे को 200 में डिवाइड करते हैं। इमेजिन कि वो 200 में डिवाइड हो गई है। हमने बेसिकली कैसे डिवाइड किया? हमने मिडल इंडेक्स निकाला और हमने कहा कि पहले लो से मिड तक का सॉल्यूशन ले आओ। ये कौन लेके आएगा? लो से मिड तक का सॉल्यूशन कौन लेके आएगा? ये सॉल्यूशन कौन लेके आएगा? ये हमारा लेफ्ट हाफ है ना, जिस तरह हमने सॉर्टिंग में किया था, हमने लेफ्ट हाफ को कॉल कर दिया था। तो ये बेसिकली कौन लेके आएगा सॉल्यूशन? रिकर्जन लेके आएगी। ये सॉल्यूशन कौन लेके आएगा? हमने कहा हम मिड +1 से शुरू करते हैं और हाई तक जाते हैं। ये सॉल्यूशन कौन लेके आएगा? ये भी हमारे रिकर्जन लेके आएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हम करते हैं अब हम निकालते हैं कि एंकर्ड एट मिड जो है, एंकर्ड एट मिड लोकेशन, और ये हम सॉल्व करते हैं कि बेसिकली एंकर्ड एट मिड में हम यहां से सॉल्यूशन निकालते हैं, ऐसी क्रॉसिंग जो कि इस जगह पे एंकर हुई हो, और फिर मिड +1 पे जो एंकर हुई हो वो मैक्सिमम निकालते हैं। सो मिड के ऊपर जो एंकर हुई हो और मिड +1 के ऊपर जो एंकर हुई हो, और हम इन दोनों को के जो है उनको हम ऐड कर देते हैं, और हम देखते हैं कि हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा। इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगी वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो
द आइडिया वाज इन दोनों का सॉल्यूशन जो है लेफ्ट का और राइट का, ये सॉल्यूशन कौन लेके आएगा? इसका सॉल्यूशन हमारा रिकर्जन लेके आएगी। ठीक है, अब सवाल ये है, तो ये तो दोनों रिकर्जन से लेके सॉल्व बनेंगे, जो ये सॉल्यूशन है क्रॉस द मिड पॉइंट जो है वो कौन सॉल्यूशन लेके आएगा? वो बेसिकली हमने अभी क्विज में सॉल्व किया है। ठीक है, क्विज को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, ये पोर्शन अभी हम कोड भी दिखाता हूं आपको मैं। तो बेसिकली आइडिया ये है कि जो क्रॉसिंग सब अरे है वो इसका सॉल्यूशन और उसका सॉल्यूशन निकलता है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और ये हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी का लेफ्ट इंडेक्स ये होगा और उसका जो राइट इंडेक्स होगा वो इस वाले का राइट इंडेक्स होगा। ठीक है, अगर हमें वो सॉल्यूशन में सब अरे भी चाहिए तो, ठीक है, जो कि आपके असाइनमेंट में चाहिए होगी। ठीक है, सो बेसिकली फाइंडिंग द क्रॉसिंग सब अरे इज द फॉलोइंग, कि आप 1 से एंकर्ड एट राइट पहले निकालते हैं। राइट कैसे निकालते हैं? मिड से लो की तरफ जाते हैं, यानी कि मैं जा रहा हूं किस तरफ? इस डायरेक्शन में। ठीक है, और सम में सम प्लस ai करते रहता हूं। अगर सम मेरा कोई ऐसा आ जाए जो कि लेफ्ट सम, जो कि पहले शुरू में माइनस इन्फिनिटी है, उससे अगर बड़ा है तो उसका मतलब मेरा सम अपडेट होना है। और बेसिकली वो जो ith इंडेक्स है वो भी मैं साथ ही सेव कर दूंगा। ये बात समझा कि सो मैं ith इंडेक्स भी सेव कर दूंगा साथ ही इधर। ठीक है, और इस तरह राइट सम जो है उसको मैंने माइनस इन्फिनिटी से असाइन किया है। और बेसिकली मैं क्या करता जाता हूं, अब मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूं, मिड प्लस 1 से इधर की तरफ, मिड प्लस 1 से हाई की तरफ, और मैं कहता हूं कि सम में ऐड करते जाओ, और सम जो है वो ग्रेटर देन राइट सम आ गया तो उसका मतलब है कि राइट सम मेरा अपडेट हो रहा है। ठीक है, और मैक्स राइट में जे हम सम कर लेते हैं। और ये जो आई और जे जो मैंने मैक्स लेफ्ट और मैक्स राइट सेव किए हैं, ये मैं साथ रिटर्न कर दूंगा कि भाई मैक्स लेफ्ट मेरा ये आया था, मैक्स राइट मेरा ये आया था, और जो लेफ्ट सम है और जो राइट सम है इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो ये मेरा क्रॉसिंग सम आ जाएगा। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो ये हमारा फाइंड ये आ गया क्रॉसिंग सब अरे, यानी एंकर्ड इन द मिडल का हमारा सॉल्यूशन आ गया। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे, तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ये जो फाइंड मैक्स क्रॉसिंग सब अरे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? n एग्जैक्टली एन अगर हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे लो और हाई के दरमियान में जितने भी इंडेक्सेस है साथ, है ना? डू यू एग्री? जी जी। तो बेसिकली ये ओ ऑफ अगर मैं निकालूं तो ये ओ ऑफ बनता है क्या? हाई माइनस लो। ठीक है, हाई माइनस लो। डज इट मेक सेंस? and that makes a difference. So basically all I have to do is maximum सब अरे कैसे निकालेंगे? मैं कहूंगा भाई पहले सब अरे पे कॉल करो, मैं मिड इंडेक्स निकालता हूं और मैं कॉल करता हूं मैक्सिमम सब अरे ए लो और मिड पे और ए मिड प्लस 1 और हाई पे। ये दोनों मेरी कौन सी कॉल्स हैं? इसी फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं लेफ्ट हाफ के लिए और राइट हाफ के लिए, तो ये मेरी रिकर्सिव कॉल हो गई। ये मेरे बाबा जी सोल्यूशन ला के देंगे, तो मेरे लेफ्ट वाले का सॉल्यूशन आ गया, राइट वाले का सॉल्यूशन आ गया। अब मैं क्रॉसिंग सब अरे निकालता हूं। ये मैंने कौन सी कॉल की है? इस मिड के ऊपर ये मैंने कौन सी कॉल की है? जो मैंने अभी अभी ये फंक्शन बनाया था। ठीक है, तो अब ये मेरे पास तीनों सॉल्यूशन आ गए हैं। अब मुझे बेसिकली क्या करना है? तीनों के दरमियान में कंपैरिजन करना है। अगर लेफ्ट सम राइट से भी बड़ा है और क्रॉसिंग वाले से भी बड़ा है तो लेफ्ट सम ही रिटर्न करवा दूं। अगर राइट सम इन दोनों से बड़ा है तो मैं राइट सम रिटर्न करवा दूंगा, अदरवाइज मैं क्रॉस लो, क्रॉस हाई और क्रॉस सम रिटर्न करवा दूंगा। दैट्स अ सिंपल आंसर। ठीक है, व्हाट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम? दिस इज, इट विल, दो रिकर्सिव कॉल जा रही है हाफ हाफ साइज की, और इस लेयर पे जो कॉस्ट बनती है वो अगर मैं लो से हाई को n कह दूं तो ये O ऑफ n कॉस्ट। तो बेसिकली ये मेरी रिकरेंस बन गई, और इस रिकरेंस को मुझे सॉल्व करना आता है बिकॉज दिस रिकरेंस मैंने ऑलरेडी देखी हुई है। ये रिकरेंस इसके बराबर थी। ये रिकरेंस मैंने कहां देखी थी?
ये रिकरेंस मैंने कहाँ देखी थी? और मर्ज सॉर्ट में, मर्ज मर्ज सॉर्ट सॉर्ट मर्ज सॉर्ट। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n। ठीक है, डज इट मेक सेंस? सो उसके बाद हमने मर्ज सॉर्ट देखा था, और मर्ज सॉर्ट के भी हमने दो एल्गो देखे थे। एक था ये हमने रिकर्सिव, पहले हमने मर्ज लिखा। तो मर्ज सॉर्ट का आइडिया एक लाइन का कोड है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि पहले मर्ज सॉर्ट दोबारा कॉल करो किसके ऊपर? पहली हाफ के ऊपर और दूसरी हाफ के ऊपर, हाफ प्लस 1 से लेकर n तक, और इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको क्या कर दो? क्या कर दो? उन दोनों को मर्ज कर दो। ये बात समझ आ गई? और ये तब है जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। जब n की वैल्यू इक्वल टू 1 के बराबर है तो फिर जो मेरा a है वही मेरा आंसर है। जब अरे एक साइज की रह जाए तो जो अरे है वही मेरा आंसर है। ठीक है, इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी? एग्जैक्टली सेम, रिकरेंस n log n। ठीक है, और मर्ज क्या है? मर्ज बेसिकली ये कोड है। मर्ज क्या करता है? बेसिकली पहला एलिमेंट उठाता है और पहला एलिमेंट उठा के क्या कर देता है? अगर x1 जो है वो y1 से बड़ा है तो बेसिकली वो क्या करता है? x1 कर देता है, और यहाँ पर बेसिकली मर्ज को दोबारा रिकर्सिवली कॉल कर देता है। किसके लिए? अगली लिंक लिस्ट 2 से शुरू हो जाती है, और ये जो है वो हमारा 1 का 1 पे रहता है, और अगर एल्स में आता है तो साथ ही रहता है। और अगर मेरा के 0 हो जाए, यानी पहली लिस्ट हमारी एग्जॉस्ट हो जाए, तो बेसिकली हम क्या कर देंगे? दूसरी वाली लिस्ट एज इट इज रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और अगर हमारी दूसरी लिस्ट खत्म हो गई है तो पहली लिस्ट हम रिटर्न कर देंगे। दैट्स हाउ यू मर्ज इट। ठीक है, तो यह रिकर्सिव कोड एल्गोरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको अगर आप कोड में लिखेंगे तो थोड़ा काफी मजे की चीज बनेगी जो कि आप असाइनमेंट में करेंगे। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? मर्ज की कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, और 2 टाइम Tn/2 बन जाती है, और हमें पता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, log n होती है। ओके, अच्छा, ये जो मर्ज ऑपरेशन है जो कि हमने रिकर्जन से लिखा है, ठीक है, और ये जो मर्ज सॉर्ट है, ये बहुत, इसमें थोड़ा सा मसला ये है कि बेसिकली रिकर्जन एक्सपैंड होती है तो वो नीचे की तरफ जाती है, और ये सारा कुछ किस पे बन रहा होता है? स्टैक पे बन रहा होता है। तो स्टैक पे एक प्रॉब्लम आ सकता है कि स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ सकता है, क्योंकि चीजें लोकली बन रही होंगी। ठीक है, सो what happens is कि usually it is not recommended to use merge sort recursively. What you should try is you should try to use iterative code of merge sort, और वो भी हमने पिछली क्लास में किया था। और वो क्या था कि बेसिकली हमने कहा कि हम ऐसे करते हैं, हम पहले इंडिविजुअली एक एक साइज के वेक्टर बना देते हैं। ये बात समझ? ये हमने क्या कर दिया? एक एक साइज के हर एलिमेंट का पकड़ा, एक वेक्टर बना दिया, और n वेक्टर बना दिए, और फिर हमने ये सारे के सारे हमने किसमें इंसर्ट कर दिए? ये सारे के सारे हमने एक क्यू में इंसर्ट कर दिए। ठीक है, और हम करते क्या जा रहे हैं कि हम दो एलिमेंट्स उठाते हैं, दो वेक्टर्स उठाते हैं, वेक्टर ऑफ इंटीजर, और उन दोनों पे मर्ज कॉल कर देते हैं। ठीक है, फिर हम अगले दो उठाएंगे और उनके ऊपर मर्ज कॉल कर देंगे, फिर अगले दो उठाएंगे उन पर मर्ज कॉल कर देंगे, अगले दो उठाएंगे उन पर मर्ज कॉल कर देंगे। अब क्यू में क्या पड़े होंगे? अब क्यू में ये एलिमेंट पड़ेंगे। जैसे जैसे हम मर्ज करते जाते हैं इसको दोबारा क्यू में इंजेक्ट करते जाते हैं। बस सुनो, सो फॉर एग्जांपल शुरू में क्यू में कितने एलिमेंट्स पड़े हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जब हम पहली दफा इजेक्ट करते हैं तो कितने एलिमेंट इजेक्ट करते हैं? ये इजेक्ट किया, ये इजेक्ट किया, और इन दोनों पे क्या कॉल कर दिया? मर्ज कॉल कर दिया। तो ये लिस्ट बन गई, और लिस्ट में ये भी आ गया। ये बात सुना? और अब हमारा क्यू का हेड कहां पड़ा हुआ है? बताते जाए प्लीज, वो दसते जाओ भाई। नेक्स्ट 5 पे, यानी कि वो 5 पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जब मैं 2 दोबारा निकालूंगा तो 5 और 3 निकलेंगे, और इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ये वेक्टर बनेगा, और ये भी इसमें क्यू में पुश हो जाएगा। तो मैं रेड जो करता जा रहा हूं मेरे पुश होते जा रहे हैं, और जो निकलते जा रहे हैं उनको मैं क्रॉस करता जा रहा हूं। ठीक है, अब क्यू के हेड पे कौन पड़ा हुआ है?
7 पड़ा होगा। 7 पड़ा होगा तो 7 इजेक्ट करेगा, 13 इजेक्ट करेगा, इन दोनों को इजेक्ट कर लिया और क्यू में इन दोनों का मर्ज कर दिया। बेसिकली ये भी क्यू में इंसर्ट हो गया। फिर 1 और 6 इजेक्ट किया और इनको इजेक्ट करने के बाद इसने क्या किया, इसने बेसिकली इसको दोबारा से इंसर्ट कर दिया, तो ये भी सेट हो गया। अब क्यू के टॉप पे क्या पड़ा होगा? 2 और 10 वाला वेक्टर। 2 और 10 वाला वेक्टर पड़ा होगा। अब इसको इजेक्ट करेंगे, इसको इजेक्ट करेंगे और इन दोनों पे मर्ज कॉल कर देंगे, तो बेसिकली ये भी आपका क्यू के अंदर चला जाएगा। क्यू में आप कितनी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, कितने वेक्टर्स पड़े हुए हैं? 3। एक ये और तीसरा ये पड़ा हुआ है। इन दोनों को दोबारा से इजेक्ट किया, इन दोनों पे मर्ज किया, ये भी इजेक्ट आ गया और ये हमने निकाल दिया। ठीक है, और अब हमने ये दोनों पड़े हुए हैं, इन दोनों को इजेक्ट करेंगे और ये मर्ज लिस्ट बनाएंगे और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एरिज हो जाएंगे। और जब एक साइज रह जाएगा हम स्लो हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट आ गई है। Does it make sense? And here is the code. So it says कि पहले क्या करो, 1 से लेकर n तक साइज बनाओ, अरे बनाओ, फिर वेक्टर बनाओ और क्यू में इंजेक्ट कर दो। ठीक है, अब जब तक क्यू का साइज ग्रेटर देन 1 है क्या करो, 2 इजेक्ट करो और उसके ऊपर क्या कॉल कर दो, मर्ज कॉल कर दो। ठीक है, अब बाय द वे ये वाला जो मर्ज है वो रिकर्सिव मर्ज नहीं है, बल्कि कौन सा वाला मर्ज है, अल्टरनेटिव मर्ज, जो हमने लिखा। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और जब ये वाइल लूप खत्म होगा तो क्या करो, तो इजेक्ट करो क्यू को, जब एक ही अरे रह गई है वो वाला वेक्टर रिटर्न कर दो। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड आइटरेटिव मर्ज सॉर्ट। डज इट मेक सेंस? हमारे वेक्टर के केस में हम बेसिकली क्या करेंगे, हम ओरिजिनल अरे को ही ये इजेक्ट करके असाइन कर देंगे। ठीक है, हमारी लिस्ट है वो ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? उसके बाद हमने एक कमाल काम किया था और वो कमाल काम ये था कि बेसिकली हमने एक मजेदार चीज की थी और वो मजेदार चीज ये थी कि हमने इसकी लोअर बाउंड प्रूव की थी कि हमने n log n में तो सॉर्टिंग कर दी। अब अगला सवाल ये है, कैन वी डू बेटर देन n log n? कैन वी डू बेटर देन n log n? दैट्स द क्वेश्चन। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सवाल ये कि n log n से बेहतर किया जा सकता है, एंड द आंसर इज नहीं किया जा सकता। क्यों? उसने कहा लेट्स से कि आपके पास एक अरे है, ठीक है, और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ये इसमें इंडेक्स 1 से लेकर इंडेक्स n तक नंबर्स पड़े हुए। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ ये मेरा A1 है, फिर ये मेरा A2 है। ठीक है, इनके ऊपर कोई भी है, A1 A2 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और ये मेरा AN है। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट होती हैं इसकी अगर आप डिस्क्रीट मैथ आप याद रखें तो बेसिकली इसकी जो पॉसिबल अरेंजमेंट बनती है वो n फैक्टोरियल बनती है। ठीक है, और अब उसने कहा तुम चाहे दुनिया का जो मर्जी कंपैरिजन बेस फंक्शन बना लो, सॉर्टिंग एल्गोरिथम बना लो, उसको बेसिकली क्या करना है, उसने बेसिकली प्रिडिक्ट करना है कि मेरी कौन सी ऑर्डरिंग आंसर है। ये बेसिकली ऑर्डरिंग है। ये ऑर्डरिंग क्या बता रही है कि पहला दूसरा एलिमेंट पहले आएगा, फिर तीसरा एलिमेंट आएगा और फिर फर्स्ट एलिमेंट आएगा। ये क्या बता रही है कि मेरी अरे जो है वो क्या पड़ी हुई है, मेरी बेसिकली अरे डिसेंडिंग ऑर्डर में आई थी, कि फिर यानी जो असल आंसर निकलेगा सॉर्टिंग का वो 3 जो है वो पहले आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। ये बात समझ? सिमिलरली ये कौन सी अरे बता रही है, इसकी मुझे कोई एग्जांपल बना सकते हैं? 3 साइज की अगर मैंने अरे बनानी हो जिसमें थर्ड एलिमेंट पहले आए, फिर 1 आए, फिर 2 आए, बताएं। कोई अरे एक एग्जांपल बना कर दिखाएं। सॉर्टेड फॉर्म में? हाँ, सॉर्टेड नहीं, सॉर्टेड फॉर्म यानी ऐसे दें कि बेसिकली उसका आंसर इस तरह से आए। इसका आंसर आना चाहिए ये कि थर्ड एलिमेंट पहले आए, फिर फर्स्ट आए,
फिर 2 आए, फिर थर्ड आए, सेकंड आए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखता हूँ 10, क्या 20, सफा 2 और 3 5। 1 कर लें। ये देखो, हाँ 2 3 1 भी हो सकता है, 2 3 1 भी हो सकता है, राइट। जो मैंने लिखा वो भी हो सकता है। 10 है तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले जो आना है वो 3 आना है, और ऑफ कोर्स 5 पहले आएगा, ठीक है। फिर इंडेक्स वाइज फर्स्ट पहले है जो कि 10 है, और फिर कौन सा, फिर आखिर में 2 आ रहा है, वो ये है, ठीक है। मुझे इसी को एग्जांपल बताएं, इसी की एग्जांपल क्या बनती है, 1 2 3 की एग्जांपल क्या बनती है? 10 20 30। अगर ये इस तरह की अरे हो तो ऐसी ही कन्वर्टेशन होगी। इसी तरह अगर मैं 1 3 2 निकालना चाहूं तो ये बन जाती है 5 5, हाँ जी बताए, 5 20 और 10। डज इट मेक सेंस? ठीक है, उसकी सॉर्टिंग करें तो पहले 5 आएगा, फिर 10 आएगा, यानी थर्ड एलिमेंट आएगा, और फिर सेकंड एलिमेंट आएगा। डज इट मेक सेंस? सो अब ना अगर इस ट्री को अगर हम देखें तो बेसिकली ये आप क्या, जो भी आप दुनिया में एल्गो बनाते हैं उस एल्गो को तमाम इनपुट्स पे ठीक चलना चाहिए। डू यू अग्री विद दिस? हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिदम को हम कहेंगे कि वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है इफ ऑन ऑल इनपुट्स इट जनरेट्स ए करेक्ट आउटपुट। डू यू ऑल अग्री? मुझे इस बात का जवाब दें। डू यू ऑल अग्री कि दुनिया की n एलिमेंट्स पे जितनी भी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, आपको एल्गोरिदम को हम करेक्ट तब मानेंगे जब वो तमाम वैल्यूज पे सही आंसर देगा। डू यू अग्री? जी। सो आवर एल्गोरिदम will be correct if on any input it must generate a sorted arrangement. ये बात सुनाई? based on values. ये बात समझ आ गई? then we can actually call an algorithm a correct algorithm, a sorting algorithm. ठीक है ना? so आप मुझे एक बात बताएं, मैं ये जो अगर मैं कंपैरिजन बेस्ड फंक्शन बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? कंपैरिजन बेस्ड फंक्शन बनाता हूँ। तो कंपैरिजन बेस्ड फंक्शन में क्या होता है, मैं किसी भी दो वैल्यूज को कंपेयर करूंगा और उसकी वजह से या तो मैं नो की तरफ जाऊंगा या मैं यस की तरफ जाऊंगा। अगर a1 इज a2 से लेस देन है तो मैं इधर जाऊंगा, यस ग्रेटर देन है तो मैं इधर जाऊंगा। जैसे a1 इज लेस देन a2 है तो मैं इधर जाऊंगा, और अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू है या ग्रेटर देन है तो मैं इधर जाऊंगा। ठीक है ना? बेसिकली लीव के ऊपर क्या पड़े हुए, ये लीफ के ऊपर क्या पड़े हुए, लीफ पे बेसिकली ऑर्डर अरेंजमेंट पड़ी हुई है, लीफ पे बेसिकली एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई है जो मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूं। ठीक है, हमारा एल्गोरिदम प्रेडिक्ट करना चाहता है। अब जो मैं प्रूव करने लगा हूं ये बहुत बड़ा क्लेम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। व्हाट एम आई अबाउट टू प्रूव? व्हाट एम आई अबाउट टू प्रूव? व्हाट आई एम प्रूविंग इज, I am proving, so my answer is the following. There could be billions of sorting algorithms. I don't know, आप अपने अपने तरीके से निकाल सकते हैं, जितने मर्जी यूजर निकाल सकते हैं। There could be, चलो यार बिलियन नहीं करते, मिलियंस कर लेते हैं। There could be millions of sorting algorithms. My claim is that any algorithm cannot run less than log n. ठीक है? So any algorithm cannot run in less than run in less than n log n time for all the inputs. ठीक है? इसको समझ में आ गई बात? What I'm saying is कि दुनिया में का कोई माही का लाल नहीं है जो
एल्गो बना सके जो n log n से कम टाइम में चल जाए। बस ना, दैट्स व्हाट वी आर क्लेमिंग। ठीक है, ये है मतलब इसका। जब हम कहते हैं ना किसी एल्गोरिथम की लोअर बाउंड प्रूव हो गई है, तो लोअर बाउंड प्रूव होने का मतलब ये है कि हमने कह दिया कि ये प्रॉब्लम कभी भी इससे पहले सॉल्व नहीं हो सकता। ओके, एंड द प्रूफ इज क्वाइट सिंपल। उसने कहा कि बेसिकली सॉर्टिंग एल्गोरिथम का काम क्या है, ये बेसिकली परम्यूटेशन को कंप्यूट करना, ये सॉर्टिंग परम्यूटेशन को कंप्यूट करना। ठीक है, टोटल पॉसिबल परम्यूटेशंस कितनी हो सकती हैं, n फैक्टोरियल हो सकती है। ये बात समझ में, कितनी हो सकती है, n फैक्टोरियल परम्यूटेशन। टोटल परम्यूटेशंस आर of n elements are n factorial. ठीक है, so any comparison based algorithm will compare values. कोई भी कंपैरिजन बेस्ड, अगर मैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम बनाऊंगा, बेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम will compare two values at a time, है ना, ज्यादा कंपेयर तो नहीं कर सकता, है ना। तो अगर मैं कहूं कि मैं सारी अरेंजमेंट्स नीचे रख देता हूं, लीव्स पे रख देता हूं, तो आपका जो भी एल्गो आप बनाएंगे वो बेसिकली दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा और कंपेयर करके कुछ ना कुछ डिसीजन लेता है। ठीक है ना, तो अगर मैं बेसिकली मैं दो एलिमेंट्स को कंपेयर करूंगा और फिर मैं इधर जाऊंगा, राइट पे जाऊंगा, लेफ्ट पे जाऊंगा, और ये जितने भी लीव्स हैं उनके ऊपर बेसिकली मेरी अरेंजमेंट्स पड़ी होगी। ओके, एंड वो ये कहता है कि चाहे तुम जितना मर्जी एफिशिएंट एल्गोरिथम बना लो, उसको log of n फैक्टोरियल तो नीचे आना ही पड़ेगा। Any algorithm has to take at least, ये क्या कर रहा है, log n factorial numbers of comparisons। ठीक है, why? Because अच्छा ऐसा हो सकता है कि मैं पहले ही पहुंच जाऊं, जैसे देखो ना, ये इस केस में मैं पहले पहुंच गया, लेकिन उसने सिर्फ एक परम्यूटेशन नहीं निकाल दी, उसको इनपुट हो सकता है ये वाली आ जाए, हो सकता है इनपुट ये वाली आ जाए, जैसे तो हो सकता है इनपुट ये वाली आ जाए। उसको तमाम के तमाम पर देखना है कि मुझे कितना टाइम लग सकता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप जितना मर्जी एफिशिएंट एल्गो बना लें, उसको, क्योंकि ये बाइनरी है, तो बाइनरी का मतलब है कि जो लीव्स हैं वो n फैक्टोरियल लीव्स हैं, तो मिनिमम हाइट का भी अगर आप ट्री बनाओ ना, तो वो बेसिकली log बेस 2 n फैक्टोरियल का बनता है। और इसको अगर हम निकालें तो ये बन जाता है log बेस 2 n into n minus 1 into dot 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 into 3 into 2 into 1। ठीक है, and that is equal to log of n plus log of n minus 1 plus log of g plus log of n minus 2 plus dot 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 plus log of 3 plus log of 2 plus log of 1। ओके, और अब अगर हम देखें इसको, बाय द वे दरमियान में अगर तुम देखो तो ये कहीं जाकर प्लस log n डिवाइड बाय 2 होगा, फिर log n डिवाइड बाय 2 माइनस 1 होगा, है ना। प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें अगर आप देखें तो हाफ ऑफ द टाइम ये तकरीबन log n बाय 2 है। सो दैट इज बेसिकली क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा ओमेगा ऑफ क्या, हाफ ऑफ द टाइम भी नहीं, n बाय 2 टाइम्स वो कितना है,
log of n divided by 2 है, जिसको मैं लिख सकता हूँ n by 2 times log n minus 1, ठीक है, क्योंकि log n by 2 is log n minus log 2 that is equal to 1, ठीक है, और इसका मतलब बनता है equal to omega of n log, ठीक है, log n minus 1 करेंगे तो log n ही आएगा ओमेगा की टर्म, ठीक है. So my algorithm will take how much time at max? At least it will take omega of n log n. So no matter what algo you make, no matter which algo you make, you have to take this much amount of time. Okay? So what we have just proved is the following. कि बेसिकली हमने जो एल्गोस बनाए हैं, हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का सबसे बेस्ट नोन एल्गोरिथम निकाल लिया जो कि n log n है, और साथ हमने ये भी प्रूव कर दिया कि n log n से बेहतर आप कर ही नहीं सकते. ये बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है. ओके, हम ये बाद में इस कोर्स के एंड पे दोबारा से इस बात पे आएंगे कि ये कितनी बड़ी बात है. जब हम कहते हैं ना किसी चीज की लोअर बाउंड प्रूव कर दें तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है. ठीक है, चलिए जी दोबारा से आपको रिमाइंड कराते हैं. डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटेजी क्या होती है? डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटेजी ये होती है कि आपको बेसिकली क्या मिला हुआ है, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना था. आप क्या करेंगे, आप उसको डिवाइड करेंगे इनटू सब प्रॉब्लम्स, स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ द सेम प्रॉब्लम, ठीक है, और फिर आप कहेंगे क्या, आप उनको रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे. ये रिकर्सिव सॉल्यूशंस कौन लेके आता है? बताएं जी, ये कौन सॉल्यूशन लेके आता है? यार बता दो यार. हेलो, बाबा जी लाता है. ये बाबा जी लाता. और उसके बाद जब ये छोटे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो फिर उसका आता है ये वाला स्टेप जिसे कहते हैं कंबाइनिंग स्टेप. और कंबाइनिंग स्टेप का मतलब बेसिकली क्या है कि हम जो छोटे सॉल्यूशंस निकल आए हैं उनसे हम बेसिकली अपना सॉल्यूशन का स्टार्ट करें. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? जी सर. ठीक है, चलिए जी. ऑलराइट जी, आज आपको एक बहुत ही कमाल एल्गो बताते हैं जिसने तकरीबन हजारों साल पुराने एल्गोरिदम को उठा के बाहर फेंक दिया, और वो है ये. आम तौर पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स को तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये बताओ. ये जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना दो नंबर्स की, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? लेट्स से ये मेरे पास एक नंबर है और ये मेरा बाइनरी में लिखा हुआ नंबर है 100000 मल्टीप्लाइड बाय 100000111111. हाँ, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? वैसे तो चलो मानी छोड़ो, तो मुझे वैसे जनरल बताओ. 7111123. हाँ जी, मल्टीप्लाई करना है किससे? लेट्स से 1 2 2 2 2 2 1 2 2. हाँ जी, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों? हाँ जी बताएं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बताएं मुझे. राइट साइड वाले डिजिट से ऊपर वाला सारा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं. अब बस तो बेसिकली क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा 3 कर देते हैं, ठीक है. तो बेसिकली क्या होगा, ये नंबर मल्टीप्लाई होगा इस सारों से ना, और यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे शुक्र. तो ये बेसिकली यही बन जाएगा, है ना, ऐसे ही है. जी. फिर हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, बचपन में करते थे यहाँ पे क्रॉस लिख देते थे ना, और फिर हम दोबारा से ये नंबर लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे. डू यू एग्री? फिर हम सेकंड नंबर लेते थे और इससे मल्टीप्लाई करते थे, और अगर आपको याद हो तो बेसिकली यहाँ पे हम 2 क्रॉस लगाते थे, है ना, और फिर हम मल्टीप्लाई करते थे
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 बताओ जाओ शाबाश यार बताते जाओ यार 6 फिर 4 फिर 2 2 2 2 2 2 और 14 और फिर 2 और फिर 14 ऐसे ही होगा ना ऐसे ही होगा ना 40 प्लस ठीक है और फिर क्या होगा बेटा फिर आप एक और दफा आप दोबारा से क्रॉस लगाएंगे क्रॉस लगाने का बेसिकली मतलब क्या है आपने ये जगह छोड़नी है ना बेसिकली इस क्रॉस का मतलब पता क्या होता है बेसिकली मतलब ये होता है कि जब आप 3 से मल्टीप्लाई करने लगे तो बेसिकली 3000 से मल्टीप्लाई करें तो पहले आपने यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई किया फिर जब आपने टेंस डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो इस क्रॉस का मतलब बेसिकली 0 होता है क्योंकि आपको टेंस से मल्टीप्लाई करना है और जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये 2 नहीं है ये 200 है तो बेसिकली ये दो क्रॉस छोड़ने का मतलब है 0 0 डज इट मेक सेंस और जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो यहाँ पे 3 क्रॉस लगाते हैं 3 क्रॉस का मतलब इसलिए बिकॉज ये 3000 है तो 3000 का मतलब है कि 3 0 तो एंड में वैसे ही लगा दो 0 0 0 और फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करना शुरू करो एवरीबडी अंडरस्टैंड कि हम क्या कर रहे हैं ये बचपन में जो हमने किया था ना इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये बनता है एवरीबडी अंडरस्टैंड मुझे बताएं सर कितनी कम्प्लेक्सिटी कितनी है अगर मैं कहूं कि ये n बिट का नंबर है n बिट्स का नंबर है n डिजिट नंबर है और ये भी n डिजिट नंबर है ठीक है तो ये मल्टीप्लिकेशन कितने की कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी n स्क्वायर yn स्क्वायर एक्सीलेंट yn स्क्वायर सर हर नंबर पूरी n बिट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है शाबाश हर डिजिट n डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होता है दूसरा डिजिट भी फिर n डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होता है तीसरा डिजिट भी फिर n डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होता है सो दिस एल्गोरिथम्स कंप्लेक्सिटी इज O of n square ये बात समझ आ गई एवरीबॉडी अंडरस्टैंड है ना everybody understand why this algorithm's complexity is so our classical multiplication algorithm takes how much time O of n squared बात नहीं और ये आपके सामने इसका प्रूफ पड़ा हुआ है किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताइए आई एम वेटिंग आई एम पॉजिंग द वीडियो फॉर 2 minutes please look at this why classical algorithm has a complexity of n square everyone should know this
All right, G. So I suppose everybody understand now that this classical algorithm takes a complexity of how much? N square. Do you all agree? जी Shabash. Let me come back to my this idea. अच्छा, अब ना आपके सामने जो मैं काम करने जा रहा हूँ बहुत ही पुराना एक, आप ना, ये एक बड़ा मशहूर साइंटिस्ट था और मैथमेटिशियन भी था, इसका नाम था फ्रेडरिक गॉस, जिसकी आपने मेरे से 2-3 दफा कहानियां सुनी है। ये वही बंदा है जिसने बेसिकली इस सीरीज का सोल्यूशन निकाला था, याद है? ये वाला, ये अगर मैं कहूँ 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस n - 2 + n - 1 प्लस n, याद है इसका प्रूफ कैसे निकाला इसने? इसने बेसिकली किया था कि n को, ये वो बच्चा है जिसने n को 1 में ऐड किया तो वो बराबर आया n + 1, ठीक है, और फिर इसने n - 1 को 2 में ऐड किया तो दोबारा से n + 1 आया। सो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आर n/2 और n/2 टाइम n + 1। ये बेसिकली आपको पुरानी कहानी याद है इसकी, ठीक है। थर्ड यानी सेकंड ग्रेड मास्टरपीस प्रूफ ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, ठीक है ना? ये बाय ग्रेड स्कूल by फ्रेडरिक। ये गॉस वही है जो फिजिक्स में आपने पढ़ी थी ना, वो मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके अंदर वो याद है उसने गॉसियन फील्ड होती थी। ये गॉसियन फील्ड भी इसी फिजिसिस्ट ने बेसिकली डिस्कवर की थी। ये मैथमेटिशियन भी था और फिजिसिस्ट भी था। ही वाज सच ए मास्टरपीस। खैर जी, इसने ना एक छोटी सी एक छोटा सा नोट जो है वो इतना बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है। लुक एट दिस। अच्छा, इसने क्या, सो एक ना, लुक एट दिस वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल, और वो ये कहता है कि आमतौर पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर मैं कहता हूँ a + b आयोटा है और उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है इससे c + d आयोटा से। हाँ जी, आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बताएं मुझे? आप पहले a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? a नीचे क्या बता, c + d आयोटा, फिर लिखेंगे +b आयोटा और यहाँ लिखेंगे दोबारा से ये, है ना? ठीक है ना? इसको दोबारा से लिखते हैं, इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ac + ad आयोटा, है ना, प्लस, हाँ जी बताते जाओ, bc आयोटा, हाँ जी, ये क्या हो जाएगा, प्लस bd आयोटा स्क्वायर, है ना? आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1, क्या बात, आयोटा स्क्वायर जो होता है ना वो -1 के बराबर होता है, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि ये अब ये वाला पोर्शन जो है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -bd, ठीक है ना? तो अब अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो AC ये है और ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा AC - BD, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा AD प्लस BC, ठीक है? तो ये आपको ऊपर नजर भी आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है ना ऊपर, इसमें उसमें कोई फर्क तो नहीं है? थोड़ा सा ऊपर का लिख देता हूं, इसमें और इसमें कोई फर्क तो नहीं है? अगर मैं इसको यहाँ, ये मैंने डिस्कवर कर लिखा है और इसमें कोई फर्क तो नहीं है? ये दोनों सेम है ना? ये बिल्कुल सेम है। तो अब मैं इसमें नोट को दोबारा से हटा रहा हूँ, ठीक है? सो लेट मी रिमूव इट।
ठीक है, हाय 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 हाय। चलें जी, मुझे बताएं इसमें कितनी मल्टीप्लिकेशन है? इस क्वेश्चन में कितनी मल्टीप्लिकेशन है, मुझे ये बताएं। एक ऐसे देख तो सिर्फ 3 है और 4 है, सॉरी। 1 2 3 BC और ये 4, और एयोटा से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है। सॉरी कॉमन ले दोबारा बताएं। होल ब्रैकेट भी तो मल्टीप्लाई हो रही है एयोटा से। क्या 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 आयोटा? नहीं आयोटा तो मल्टीप्लाई common नहीं होता, आयोटा एक कॉमन है, अलग चीज है। बेसिकली हमें ये जो अगर मैं इसको देखूं तो मेरी कितनी मल्टीप्लिकेशन है, एक ये है, एक ये है, ठीक है 4 है, और एक ये है, और एक ये है। मैं आयोटा को मल्टीप्लाई नहीं करता, आयोटा को मैं अलग लिखता हूँ। ये रियल पार्ट अलग होता है, इमेजिनरी पार्ट अलग होता है। ये इसको बेसिकली हम, ये आयोटा मैंने इसलिए लिखा है कि बेसिकली ये बेसिकली बन जाता है AC माइनस BD शिट यार, कॉमा, और ये हो जाएगा BC प्लस AD। ठीक है, ठीक है, AD बेसिकली ये बन जाता है। ठीक है, ये बेसिकली इसको अगर मैं देखूं तो ये आयोटा इज नथिंग बट एक डिवीजन, आप समझ लें कि मैंने अलग अलग कर दिया इनको। तो बेसिकली इसमें कितनी मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है? 4 मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? और अब तहलका मचने लगा है थोड़ी देर में। ठीक है, ऑलराइट जी। गॉस ने ये छोटा सा नोट लिखा, एंड दैट नोट वाज द फॉलोइंग। उसने कहा कि देखिए जी, ये जो BC प्लस AD है ना, ये जो BC प्लस AD है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, एंड दैट्स वेरी इजी टू प्रूव। अगर मैं आपको दोबारा प्रूव करके दिखा दूं, इसने क्या कहा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, मैं दोबारा लिख सकता हूं। मैं इसको एक्सपैंड करता हूं, ये क्या बन जाएगा बताएं मुझे, ऊपर वाला एक्सपैंड करे, बताएं मुझे ये क्या बन जाएगा। ए को मैं C से मल्टीप्लाई करता हूं और D से मल्टीप्लाई करता हूं, बताएं मुझे, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। AC प्लस AD यही होगा ना? और आगे आ जाओ, अब B से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? BC प्लस BD। ये क्या लिखा हुआ है? माइनस AC माइनस BD, है ना? अब क्या होगा? BC से कट जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर मैं इसको लिखूं तो बेसिकली, और AC से कट जाएगा, तो ये बच जाएगा क्या? AD प्लस BD प्लस BC। बात सुना? ठीक है, BC बचता है, BC बचता है, सॉरी। ठीक है, तो AD प्लस BC बच गया। ठीक है, अच्छा अब एक और बात गौर से सुनो। सो बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि ये जो BC प्लस AD है, जो यहां पर भी आ रहा था, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, A प्लस B C प्लस D माइनस क्या? माइनस AC माइनस BD। डू यू ऑल एग्री? बेसिकली हमने कुछ भी नहीं किया, BC प्लस AD। हाँ क्या? माइनस वाली चीज हमने खुद नहीं डाली थी, माइनस हाँ हमने, BD। दोबारा बोलो, सॉरी। माइनस AC माइनस BD वाला पार्ट हमने खुद नहीं डाला था। हाँ हमने खुद डाला है। अच्छा, अब एक और बात का मुझे जवाब दें, इस एक्सप्रेशन में कितनी मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है? 3। कैसे 3? ये पूरा बताना है मुझे, ये आप बताएं, ये पूरा जी बताएं जी। एंड योर आंसर इज करेक्ट, बट टेल मी व्हाई, हाउ? सर ये 2 ब्रैकेट्स पहले मल्टीप्लाई हो रही हैं, A प्लस B C प्लस D वाली। हाँ, एक तो ये A प्लस B जो है, ये प्लस जो है ना, वो तो प्लस है, तो प्लस को तो हमें मसला नहीं है, ज्यादा मसला मल्टीप्लिकेशन का है।
Addition is a small operation which we can absorb. AC 2 दफा कर रहे हैं ना, तो एक ही दफा Yes, ये AC जो है और जो ये AC है, ये तो सेम रिपीटिशन है, तो we will not count it. We will count it only once. और ये जो BD है और ये जो BD है, ये भी वही चीज है ना? तो असल में यहां पर जैसे 4 मल्टीप्लिकेशन थी, वो 4 मल्टीप्लिकेशन को इसने कन्वर्ट कर दिया इनटू 3 मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये एक मल्टीप्लिकेशन हो गई, ये बात समझना कि ये एक मल्टीप्लिकेशन हो गई। क्यों? क्योंकि a प्लस बी और c प्लस डी जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना। और बाकी जो 2 मल्टीप्लिकेशन हैं वो ये हैं, एक ये 2 और ये 3, और ये जो AC है ये वही 2 ही है, तो आई विल रीयूज इट। और ये जो है ये भी मैं रीयूज करूंगा। याद है फास्ट पावरिंग जैसे की थी हमने, उसमें हम रिकर्सिव कॉल 1 भेजते हैं, उसका आंसर लेके आते हैं और उसी का स्क्वायर कर देते हैं, है ना? बिल्कुल इसी तरह व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज वी विल गोइंग टू रिड्यूस दीज नंबर ऑफ कॉल्स। ये बात समझ आई? और सबसे कमाल बात यह है कि ये जो नोट है ना, छोटा सा नोट, ये गॉस ने अपने नोट्स में लिखा था, ठीक है? और गॉस ने लिखा था कि ये ना आई हैव नोटिस्ड कि बेसिकली ये जो 4 मल्टीप्लिकेशन है इसको मैं 3 मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है? एक बड़ी फेमस लाइन है जो उसने लिखी हुई है, ठीक है? ऑल राइट जी, नाउ लुक एट द फॉलोइंग। तो कहता है x और y दोनों मेरे O ऑफ n बिट नंबर्स हैं, इनको मैं मल्टीप्लाई करूं क्लासिकल वे से तो कितनी कंप्लेक्सिटी आती है बताएं जी? मेरी कंप्लेक्सिटी आती है O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है? ऑल राइट, and what we will going to do is we're going to use this power of Frederick Gauss, और हम इसको पहले हम क्लासिकल वे से पहले हम एक डिवाइडर देकर करेंगे विदाउट यूजिंग द पावर ऑफ गॉस नोट्स, यानी कि इस तरह से, एंड वी विल सी कि हमारी इंप्रूवमेंट कोई नहीं होगी। और फिर हम गॉस की इस सिंप्लीफिकेशन को यूज करेंगे और देन वी विल गोइंग टू रिड्यूस आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? एंड लुक एट दिस, चलें जी, हियर इज द मास्टर स्ट्रोक जी। x मेरा एक नंबर है और ये इसका लोअर हाफ है, असेंबली पढ़ी है ना आप लोगों ने सबने, और ये इसका राइट पार्ट है। तो याद है असेंबली लैंग्वेज में हम बकायदा लिखते थे कि ये हमारा AX रजिस्टर है। तो AX रजिस्टर को हम कहते थे कि AX रजिस्टर बेसिकली 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है AH और एक होता है AL। AH is the higher 16 bits and AL is the lower 16 bit। और अगर मैंने AX की असल वैल्यू देखनी हो तो किसके बराबर होगी? AH मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to power 16, ठीक है? आई क्या हो जाएगा बताते जाओ, प्लस AL, क्या होगा ना? ऐसा ही होता है ना? So look at this, अगर मैं कहूं कि मेरे पास अगर मेरा आंसर हेक्साडेसिमल मिला, ये तो मेरा बाइनरी में नंबर स्टोर है ना, इसलिए मैंने 2 raised to power 16 से मल्टीप्लाई किया। इमेजिन कि मेरे पास ना मेरे पास एक 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर, तो बेसिकली AX मेरा 4 डिजिट नंबर है और डेसिमल में लिखा हुआ है, बाइनरी में नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पहले 2 डिजिट में AH में लिखता हूँ और दूसरे 2 डिजिट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? और नंबर लिखा हुआ ये AH में लिखा हुआ है लेट्स से 25 और यहाँ लिखा हुआ है लेट्स से 97। So can you tell me what will be the number? It will be 25 multiplied by 10 raised to power 2 plus 97, and that is equal to how much?
आ दो यार बता दो। 2597। 2597, ठीक है, ये अच्छा नंबर लगता है। अब ये था डेसिमल में लिखा हुआ, अगर बाइनरी में लिखा हुआ हो तो बेसिकली इसका मतलब बेसिकली क्या है, मैं AH को मल्टीप्लाई करता हूँ 2^16 से, तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बेसिकली इसी का किस चीज का इक्विवेलेंट है कि AH को मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया 16 टाइम और फिर प्लस किया मैंने AL। समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? जी। और ये एक इसको कहते हैं O ऑफ, ये जो 16 दफा मैंने शिफ्ट करना है ना, ये मेरा O ऑफ N ऑपरेशन है, ठीक है? कितना बड़ा ऑपरेशन है, ठीक है ना? बेसिकली 16 दफा शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि जो 16 पे पड़ी हुई थी बिट वो मेरी 32 पे चली जाएगी, जो 15 पे पड़ी हुई थी 31 पे चली जाएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है? तो मैं इस तरह से शिफ्टिंग कर दूंगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो एवरीबॉडी अग्री कि अगर मैं लिखूं कि ये मेरा x है, ये मेरा x है, और x को मैं कह रहा हूं कि ये मेरा XL है और XR है, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो बेसिकली मेरा एक्चुअल नंबर क्या है, वो है 2⁻n डिवाइडेड बाय 2, ये n बिट्स का नंबर है, प्लस मेरा क्या आ जाएगा, XR आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? जी। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस कि ये यहां पे क्या हो रहा है, इसलिए हो रहा है बिकॉज मेरा नंबर जो है वो बाइनरी नंबर है, मेरा x और y जो है वो बेस 2 के नंबर है, ठीक है? ये भी मेरे बेस 2 के नंबर है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? ये मेरा YL है और ये मेरा YR है। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? फर्स्ट 2n/2 वाली बात समझ नहीं आई। क्या मतलब, इस तरह यहां पर हमने 10⁻⁴ यहां पर हमने 10⁻² से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना? अगर मेरा 2 डिजिट नंबर था, अगर मेरा ये 16 डिजिट नंबर होता तो मैं इसको 2⁻16 से मल्टीप्लाई करता। अगर ये मेरा n बिट नंबर है टोटल, तो XL जो है वो मेरा n/2 बिट नंबर होगा, हाँ ठीक है, 2 में डिवाइड हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय 2n/2 मल्टीप्लाई बाय XL प्लस XR हो जाएगा। ठीक हो गया। ये बात समझ आ गई? ठीक है? और इस तरह y भी ऐसी हो जाएगा कि YL मल्टीप्लाई बाय 2n/2 और ये प्लस YR आ जाएगा। बाय द वे ये नंबर कंप्यूट करना बड़ा आसान है, 2n को, ये बेसिकली नंबर, अगर मैं कहूं ना कि ये निकाल के दिखाएं, तो कंप्यूटिंग 2 सो इसको ऐसे लिखते हैं, शिफ्ट XL और I टाइम, अगर मैं कहूं, so this algorithm's complexity is O of n, where n is my number of bits in the output. समझ? ठीक है ना? ये रिटर्न करेगा ना, ये x रिटर्न करेगा, रिटर्न किया हुआ, तो बेसिकली ये उसकी जितनी बिट्स होंगी उतनी दफा में से शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है? सो अगर मैं 1 बिट करूंगा तो हर एक शिफ्ट हो जाएगा, और अगर मैं 2 करूंगा तो बेसिकली लास्ट 2 बिट इग्नोर हो जाएगी और बाकी सारी जो है वो दो शिफ्ट हो जाएंगी, और आखिर के 2 जो सिफर होंगे वहां पे सिफर इंसर्ट हो जाएगा, जो राइट मोस्ट पोजीशन होगी वहां पे 2 जीरोस इंसर्ट हो जाएगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो ये शिफ्टिंग करना O ऑफ n ऑपरेशन है, दैट शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम, ठीक है? चलें जी, अब हम थोड़ा सा मजेदार काम करते हैं। अब बात गौर से सुने, करना क्या था, मैंने मल्टीप्लाई करना था x मल्टीप्लाइड बाय y, ये मैं करना चाहता था, और बाय द वे मैं ये फंक्शन लिखने जा रहा हूं, इसका नाम है मल्ट और मल्ट में x पास हो रहा है और कॉमा y पास हो रहा है, दैट इज द फंक्शन वी आर राइटिंग। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और वो कह रहा है कि जो x है, इस x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, और ऐसे और ऐसे, ठीक है, और y को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है?
ये कंस्ट्रक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से हमने मर्ज सॉर्ट में हाफ कॉपी इधर की थी और हाफ कॉपी इधर की थी, ये काम हम आराम से कर सकते हैं। बिट लेट्स से बिट वेक्टर हमें मिला हुआ है, हम आराम से ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट जी, लुक एट, इसने एग्जांपल भी देती है कि लेट्स से अगर तुम्हारे पास ये एक नंबर है x जो बाइनरी में लिखा हुआ है, ये एक और जो ये पूरा नंबर ये बनता है, तो मैं xl को कहूंगा कि वो ये है और xr को कहूंगा कि मेरा ये है, जो कि ये और ये बनता है, ठीक है। और x इसके बराबर होगा कि इसको मैं 4 दफा शिफ्ट करूं तो 4 दफा यहाँ पे जीरोस आ जाएंगे और इसमें जब मैं ये ऐड करूंगा तो बेसिकली यही नंबर वापस आ जाएगा। ये बात समझ आ गई, ठीक है जी। ऑलराइट जी, आगे आ जाए। चलें जी, यार हमारी क्लास कितने बजे शुरू हुई थी? 2 बजे। शाबाश, 9 बजे, ओके 2 ठीक है, ऑलराइट जी। अच्छा, अगर मैं एक्स वाई को मल्टीप्लाई करूं तो बेसिकली क्या है, मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, इस टर्म से, ऐसे है ना, यही कर रहा हूं ना। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2n/2 मल्टीप्लाई बाय 2n/2 कितना हो जाएगा? ये टर्म पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई हुई तो ये आ जाएगा क्या बताएं जी, 2n/2 इंटू 2n/2 कितना हो गया, 2n हो गया, और ये xl और yl आ गया, ऐसे है। और बेसिकली ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो xl और yr आ जाएगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये xr और yl आ जाएगा, ठीक है। और जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये क्या आ जाएगा, xr और yr आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ अब ये कितनी मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है इसमें, इसमें इसमें और इसमें कितनी मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है? 4 मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है। एक्सीलेंट पॉइंट। सो बेसिकली मैंने ओरिजिनल प्रॉब्लम को जो हमने किया, हमने फर्दर कॉल्स किए, 4 मल्टीप्लिकेशन कॉल बनी है और हर प्रॉब्लम साइज जो है वो हाफ हो गया है ना। तो बेसिकली अगर मैं इसकी रिकरेंस बनाऊं तो रिकरेंस ये बनती है क्या दें जी, en इज इक्वल टू, मैं देखूं तो 4 मेरी रिकर्सिव कॉल बन रही है, हर एक का प्रॉब्लम साइज n/2 हो गया है, प्लस कॉस्ट जो आ रही है O of n आ रही है, y O of n दें जी। O of n मैं क्यों लिखूंगा, क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट हो रहा था। हाँ क्योंकि ये लेफ्ट शिफ्ट भी हो रहा है और O of n ये जो एडिशंस भी हो रही हैं, ये देख रहे हैं, ये एडिशंस भी हो रही हैं, और एडिशन की कॉस्ट कितनी है, O of n है, ठीक है। शिफ्ट की कॉस्ट भी O of n है और एडिशन की कॉस्ट, तो 3 एडिशन और 2 शिफ्ट हो रहे हैं, तो बेसिकली ओवरऑल 5n आ जाएगा। 5n इज O of n। ये बात समझ? चलें जी इसको सॉल्व करते हैं, इस रिकरेंस को। इस रिकरेंस को अगर मैं सॉल्व करूं तो अगले लेयर पे क्या बन जाएगा है जी, ये n/2 की 4 कॉल गई हैं, तो n/2 प्लस n/2 प्लस n/2 प्लस n/2, हाउ मच इज दिस, 2n। तो पहले लेयर पे कॉस्ट आई n, अगली लेयर पे कॉस्ट कितनी हो गई, बता दें यार, 2n। कैन आई से इट्स इंक्रीजिंग ज्योमेट्री? जी सुफ्राज जी। So basically this the cost will be the cost will be expanding factor to the power log number of levels, है ना, नहीं होता ना। और इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इस n को और 4 को स्वैप कर लूंगा, सो ये हो जाएगा n की पावर log base 2 और ये हो जाएगा 4, और log base 2 4 कितना होता है, 2 होता है, 2 4 को मैं लिखता हूं ना 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2। सो बेसिकली हमारा जो कंप्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, n स्क्वायर होगी। तो हमारे एल्गोरिथम की कंप्लेक्सिटी कितनी हुई, वो हुई O of n स्क्वायर। तो आवर दिस एल्गोरिथम जो अभी हमने बनाया है इसकी कंप्लेक्सिटी कितनी होगी, n स्क्वायर। तो बेसिकली हमने डिवाइड एंड कंकर से ये प्रॉब्लम सॉल्व तो कर ली है, लेकिन अभी तक हमारी कंप्लेक्सिटी वही की वही रही, सेम ही है, वही रही, क्लासिकल बिल्कुल वाली ठीक। तरह।
और अब मैं गॉस का नोट्स लेके आता हूं, ठीक है? बिकॉज इफ यू लुक एट दिस इज द रियल पार्ट and this is the imaginary part, and here comes the idea. So recurrence is this, okay? And if you solve this comes out to be O of n square, okay? And look at this. You remember Gauss के notes जो थे, है ना? और उसमें ये चीज इसके बराबर थी. By the way, what is A? What is B? What is C? What is D? Hi. A is this. B is this, C is this, and D is this, है ना? जी. Or you can turn it around, यानी इसको A कह दे, इसको B कह दे, इसको C कह दे, इसको D कह दे, है ना? So what I will going to do is the following. Look at this. My problem will shrink into this. Okay, what I will express is कि ये वाला जो दरमियान वाला जो है ना, जो इमेजिनरी पार्ट, इसको मैं इसकी फॉर्म में लिख के दिखाता हूं जो गॉसियन ने किया, जो गॉस ने किया, विच इज व्हाट? ये दोनों के दोनों क्या है? ये वो हैं जो कि मैंने पहले ही कंप्यूट कर लिए हुए, है ना? ये क्या है? एक्सएल वाई एल, ये एक्सएल वाई एल है. ये क्या है? एक्सआर वाई आर, जो कि मैंने पहले कंप्यूट किया हुआ है. और ये क्या है? एक्सएल प्लस एक्सआर और वाई एल प्लस वाई आर. ये क्या है? ये बेसिकली मुझे अभी कंप्यूट करना पड़ेगा, which is just an addition operation, है ना? And through this, if I replace this with this, my number of calls reduces to how many calls? 3 calls. And now look at this. What I will do is, I will compute. ये बेटा आप सबको नजर आ रहा है? अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं, है ना? अगर आप देखें तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं कॉल करूंगा बेसिकली, पहले मैं XL और XR निकालता हूं जो मुझे दोनों चाहिए, ठीक है? मुझे XL और XR चाहिए, तो मैं XL, तो पहले मैं XR कंप्यूट करता हूं जो लेफ्ट मोस्ट n/2 है, राइट मोस्ट n/2 है. यू कैन इजीली कंप्यूट इट बाय यूजिंग वेक्टर. वेक्टर की पहली हाफ कॉपीज की इधर और अगली हाफ कॉपी की इधर, ये आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है? और इस तरह YL YR जो है वो अगेन एक वेक्टर में रखें, वेक्टर ऑफ इंट लें और इसमें आप ये वैल्यू कॉपी करवा दें, ठीक है? फिर आप XL XR की वैल्यू निकालें, XR और YR की वैल्यू निकालें जो कि आपको यहां पे चाहिए था, है ना? XR और YL, ये दोनों वैल्यू चाहिए थी, ठीक है ना? ये दोनों वैल्यू चाहिए थी. अब ये आप नहीं कंप्यूट करेंगे, बल्कि उसकी जगह क्या कंप्यूट करेंगे? उसकी जगह ये एक्सप्रेशन कंप्यूट करना है. इसके लिए क्या करेंगे? पहले आप XL प्लस XR निकालें और उसको YL प्लस YR से मल्टीप्लाई कर दें. बेसिकली आप एक और कॉल करेंगे XL प्लस XR की, YL प्लस YR की, ठीक है? और ये जो मल्टीप्लिकेशन आ जाती है इसको हम P3 कह देते हैं, ठीक है? एंड नाउ व्हाट विल बी माय रिकरेंस? दिस इज 2 raised to power n टाइम P1 and this is P2. and what is this? इसे कैसे कर देंगे? ये कर देंगे P3 माइनस, हाँ जी, ये क्या चीज है? ये है P1, ये क्या है? माइनस P2. और ये जो माइनस है ऑपरेशन, ये भी O of n ऑपरेशन होता है, ठीक है? एंड लुक एट दिस, ये बात समझ आई? All I have to do is shift by 2 raised to power n, which is again O of n. So this entire thing will be how much? My number of recurrences are how many? 3 recurrences. So my overall complexity will become 3 times T n/2 plus O of n. Okay? And how much is this? If you solve this problem, the only change will be कि यहां पर recurrences जो है वो 3 calls हो रही है ना? ये बन जाएगा 3 की पावर log base 2n, and that comes out to be log base 2 3. और ये अगर आप कंप्यूट करें तो मेरी कंप्लेक्सिटी बन जाती है 1. इसको आप निकाल लें, 1.59 बन जाती है. From n to the power square 2, I have reduced my problem to n to the power 1.59. So after almost
3000 years, 3000 years तकरीबन। ये मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम जो है ना 3000 ईयर पुराना है, यानी मिस्र की मेहराबों और वो जो है ना उसके अंदर भी ये मल्टीप्लिकेशन हमें नजर आती है। ये 1960 के अराउंड डिवाइड एंड कंकर का ये जो आया तकरीबन 3000 बाद किसी ने इसका एल्गो दिया जो कि उस एल्गोरिथम से बेहतर था। इट्स कॉल्ड करात्सुबा's एल्गोरिथम, है ना? व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया। By using the power of Karatsuba, divide and conquer and Gauss notes। ये देखो बाद में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस नोट से कोई फायदा हो सकता है, लेकिन these notes were the revolutionary point in discovering this very fast multiplication algorithm. Okay, everybody understand? So please keep this thing in mind कि ये आपने Karatsuba algorithm implement भी करना है, ठीक है? डेसिमल बाइनरी के लिए भी करेंगे हम और डेसिमल के लिए भी करेंगे, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? सो जो आगे आने वाली असाइनमेंट है उसके अंदर हमने बेसिकली Karatsuba एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करना है, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा मुझे बताएं, लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।